नमस्कार, यूसिन बिजनेस टॉक के साथ मैं हूं श्याम शिर्के। आज हम चर्चा करेंगे अल्टरनेट टैक्स की। ये अल्टरनेट टैक्स क्या है, ये क्या संकल्पना है, भारत में इसकी क्या जरूरत है। पिछले 2.5 साल पहले इस तरह का प्रस्ताव भारत सरकार के पास पेश किया गया, उस पर भारत सरकार विचार कर रही है। किस तरह के प्रावधान है अल्टरनेट टैक्स में, अल्टरनेट टैक्स और जो सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड ला रही है, इसमें कितनी समानता है, किस तरह का अंतर है, इससे सरकार को और जनता को, व्यापारियों को किस तरह से फायदा हो सकता है। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल देशमुख। सर, स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अल्टरनेट टैक्स ये क्या है, मतलब ये क्या संकल्पना है? ये संकल्पना जो है अल्टरनेट टैक्स का मतलब है कि एग्जिस्टिंग जो टैक्स प्रणाली है या संकल्पना है जी, वो जो प्रणाली है उसको पूरा खत्म कर देना जी, बंद कर देना और उसके जगह एक नई प्रणाली लाना जी, ये उसका बेसिक अल्टरनेटिव करके आ जाएंगे, टैक्स के रूप में आने वाला है जी। यदि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसी दो पैटर्न हैं जी। तो यह दोनों बातों को ध्यान में रखा गया है क्या? जी बिल्कुल, दोनों टैक्स इसमें कवर्ड होते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी जी, क्योंकि ये एक ही प्रकार का टैक्स है जो सारे टैक्स को रिप्लेस कर देगा जी। चलिए, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि यदि हम भारत की बात करें तो भारत को अल्टरनेट टैक्स सिस्टम की जरूरत क्यों है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका जी। इसकी जरूरत इसलिए भारत में है क्योंकि इस भारत देश में आज के दिन मेरे नॉलेज के हिसाब से 56 प्रकार के टैक्स है जी। और 56 प्रकार के टैक्स सरकार हमसे जमा करती है और 56 डिपार्टमेंट में लोगों को जाना भी पड़ता है और फिर वहाँ पे हर प्रकार का हरासमेंट भी होता है, समय भी जाता है, पैसा भी जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी बढ़ता है जी। ये सब हमको अगर कम करना है तो फिर अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम लाना भारत में बहुत जरूरी हो जाता। और ये ऐसा प्रकार का टैक्स है कि ये एक ही टैक्स है, 56 प्रकार के टैक्स को एक ही टैक्स रिप्लेस करने वाला है जी। लेकिन जो 56 प्रकार के जो टैक्स है उसमें बहुत से जो, अगर हम कहेंगे कि महानगर पालिका हो जी, इस तरह की इकाई हो, वहाँ के जो ऑक्ट्रा टैक्स है वो भी इसमें शामिल जी जी, सारे प्रकार के 56 प्रकार में डायरेक्ट कस्टम ड्यूटी से लेके नहीं, इसमें कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो छोड़ के बाकी सारे टैक्स है। अच्छा, यानी कस्टम ये छोड़ के बाद में जितने भी इंटरनल टैक्सेस है वो सारे हैं जी। इवन एक्साइज भी आ गया, एक एक्साइज भी आ गया जी। चलिए, अब ये अल्टरनेट टैक्स सिस्टम जो है इसको थोड़ा सा हमारे दर्शक समझ पाए, थोड़ा विस्तार से बताइए इसे। हाँ, अल्टरनेट टैक्स सिस्टम मतलब ऐसा है कि इसमें बेसिकली एक काम किया करना है कि जो भी आदमी बैंक में जाएगा और बैंक में अगर अपना पैसा जमा करता है तो उस पैसा जब जमा करेगा तब बैंक ही जितना भी पैसा अगर जमा करेगा तो उसके ऊपर 2% टैक्स काट लेगी जी। मतलब बैंक विल बिकम द एजेंसी, मतलब बैंक एजेंसी बन जाएगा, कहीं का टैक्स कलेक्टर बन जाएगा और जितना भी भारत देश में ट्रांजैक्शन होता है सारे के ऊपर 2% काटेगा। एग्जांपल के दौर से आपको बताता हूँ कि एक आरटीजीएस, बाद में तुम्हारा नेशनल फंड ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी जो आरबीआई ने दिया है, या तो फिर चेक क्लियरेंस है, इसका अगर हम रोज का अगर इनपुट आउटपुट देखते हैं, बैंक में क्लियरेंस अगर देखते हैं, इन रोज का अगर हम फिगर में जाते हैं तो उसका अगर 2% भी अगर निकाल लिया और उसको मल्टीप्लाई अगर 300 से कर दिया, 300 मतलब वर्किंग डे अगर होते एक साल में, तो आज का बजट जो 10,53,000 करोड़ का है उससे कई गुना ज्यादा ये टैक्स आ जाता है जी। नहीं, लेकिन ये जो इसमें एक महत्वपूर्ण बात मुझे जरूर जानना है कि ये अगर सिस्टम आती है तो लोग बैंक में पैसा क्या ले डालेंगे? नहीं, बैंक में ही पैसा डाल सकते हैं। कारण ऐसा है कि इसमें एक पहलू और भी है जो आपको मैं भी बोल देता हूँ कि इसमें से जो करेंसी की बात करते हैं हम, 1000 रुपए के नोट है इस देश में, 500 के नोट है, 100 की है, 50 और 20, बाद में 10 और 5 जी, ठीक है, 2 भी है। हमारा कहना यह है कि इस प्रपोजल में 1000 रुपए के नोट नहीं रहेगी जी। इस सिस्टम में 500 की भी नहीं रहेंगे और 100 रुपए की भी नहीं रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1000 रुपए के नोट बनाने के लिए कम से कम 49 रुपए से 50 रुपए खर्चा आता है एवरेज जी, ठीक है। वैसा ही मतलब ये एवरेज निकालो 1000, 500, 100 के हिसाब से, तो एवरेज रेट आ गया 50 रुपए के हिसाब से। हमारा कहना यह है कि 1000 रुपए के नोट नहीं रहेंगे, 500 की नहीं रहेंगी, 100 की नहीं रहेंगी, और अगर ये नोट नहीं रही तो मार्केट में सिर्फ 50 रुपए ही रहेंगे। तो बिल्कुल मैं आपको यहाँ जरूर टोकना चाहूंगा, अगर 50 रुपए ही रहेंगे और देश का जो बजट है आप बोल रहे हैं इससे बढ़ेगा जी, तो ऐसे में जो वॉल्यूम है जी वो तो काफी रहेगा, उसके लिए तो जो कॉस्ट लेंगे वो ज्यादा नहीं रहेंगे। करेक्ट, बिल्कुल बराबर है। आपको लगता है कॉस्ट ज्यादा रहेंगे, इससे क्या होगा कि सारे के सारे लोग बैंक पे निर्भर करेंगे और सारे ट्रांजेक्शन बैंक से लगेंगे, क्योंकि 50 रुपए का अगर किसी को 1 लाख रुपए देना है तो बहुत सारी 50 के नोट देना पड़ेगा। फिर क्या होगा, आदमी फटाक से 1 लाख का चेक का फाड़ के देगा या आरटीजीएस करेगा या एनएफटी करेगा, तो जैसा वो बैंक से करेगा तो मजबूरन उसको बैंक में जाना ही पड़ेगा। अगर वो बैंक में गया तो बैंक अपना 2% टैक्स काट लेगी, 1 लाख में 2000 रुपए सीधा सीधा काट लेंगे और खत्म हो जाएगा। 98,000 रुपीज उसके अगले के अकाउंट में चले जाएंगे जी।
तो ये सिस्टम उसमें है जी। नहीं, लेकिन ये सिस्टम, एक बात तो यहाँ समझ में आ गई है, लेकिन ये जो करेंसी कम करने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद क्या है, और क्या ये महत्वपूर्ण बिंदु है अल्टरनेट टैक्स सिस्टम का? हाँ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए ऐसा है कि भारत सरकार के पिछले साल का जो सर्वे हुआ है 9-10 का, उसमें ऐसा कहा गया है कि 84% ऑफ इंडियन पीपल जो भारत देश में रहते हैं उनका रोज का खर्चा 20 रुपए के ऊपर नहीं है। तो 20 रुपए के ऊपर एक आदमी अगर पर डे खर्चा नहीं कर सकता है तो इस देश में 1000 रुपए के नोट लाने का क्या अर्थ है? जिसके 20 रुपए कमाना नहीं जानता है या खर्चा करना नहीं जानता है तो 1000 रुपए के नोट नहीं चाहिए। तो एक सबसे बड़ा ये महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा बिंदु ऐसा है कि जब 1000 रुपए के नोट छापने के लिए आपको 50 रुपए खर्चा आता है तो इसलिए आज मार्केट में जो डुप्लीकेट नोटों का जमाना है उनको 50 रुपए पुरता है प्रिंटिंग का खर्चा, लेकिन 50 रुपए के नोट को भी करीब करीब उतना ही खर्चा आता है जितना 1000 रुपए को आता है, जो कि जो डुप्लीकेट नोट छापने वाले उनको पुराएगा नहीं। तो उससे क्या होगा कि डुप्लीकेट करेंसी सारी इस देश से धीरे धीरे निकल जाएगी, और एक बार वो निकल तो फिर हमारे पास जो बोलते हैं कि एक टेररिज्म होता है बंदूक वाला, एक टेररिज्म होता है फाइनेंशियल, तो ये फाइनेंशियल टेररिज्म जो है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। जी, मेरे ख्याल से ये बात दोबारा आप दर्शकों को जरूर बताएं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है कि 1000 रुपए के लिए अगर 50 रुपए का खर्चा आता है, 50 रुपए के नोट के लिए उतना आएगा तो उसकी डुप्लीकेसी करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। कोई कोशिश नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात आपने क्योंकि उसमें 950 का फायदा है। राइट जी। क्या 500 में भी इस तरह से लागू होता है? जी, मैंने जो आपको 50 रुपए जो बताया है वो एवरेज खर्चा बताया है सारे नोटों का, मतलब जी एवरेज। अगर 1000 का थोड़ा ज्यादा आएगा, 2 रुपए का हो सकता है कम आएगा, लेकिन एवरेज वो 50 रुपए के आसपास बैठता है। जी, मतलब 48 रुपए कुछ और पैसा, मैं 50 रुपए बोला हूँ। जी, चलिए, सरकार तो डायरेक्ट टैक्स कोड जिसको डीटीसी बोला गया है, ये अगर मौजूदा जो टैक्स प्रणाली जो प्रस्तावित है इसकी तुलना अगर हम अल्टरनेट टैक्स सिस्टम से करें तो उसमें कितना अंतर है और कितनी समानता है? समानता के लिए बस एक ही समानता है, उसमें टैक्स शब्द आया है, हमारे देश में भी अल्टरनेट टैक्स एक शब्द आया है, इतनी ही समानता है, और बाकी उसमें कोई समानता नहीं है, अंतर ही अंतर है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड मेरे मानने में, मेरे ओपिनियन में वो ऐसा है कि पुरानी लाश और नया कफन, जी, डीटीसी जो आ रहा है, मतलब सारा पुराना ही टैक्स है, जो कि मैंने वो पढ़ लिया। 1961 है जी, उसी को केवल नाम चेंज करके थोड़े बहुत अल्टरनेट। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा बहुत स्लैब चेंज कर दिया, थोड़े बहुत सेक्शन इधर से उधर कर दिए, कुछ ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर कर दिए, तो पुरानी लाश वही है, बस उसको उल्टा सीधा कर दिया, डायरेक्शन बदल दी, लेकिन कफन नया डाल दिया नए नाम से, डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड। बोलने को बहुत अच्छा लगता है व्हाट इज डीटीसी करके, लेकिन है तो वही सब। जी। और डायरेक्ट टैक्स कोड ये सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वेयरएज अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम ये जो है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों से रिलेटेड है। जी, नहीं, उसमें एक तो मैं जरूर आऊंगा कि ये प्रस्ताव एक तो सरकार के पास कब दिया गया, और एक तो वो बताइए, और पहला जो इम्पैक्ट था, जो पहला असर था सरकार का देखने के बाद, वो क्या रहा है? जी, देखो ऐसा है कि इसका प्रस्ताव ऐसा देखा जाए तो 3 साल पहले सरकार के पास हमने पहुंचा दिया है। अब इसके ऊपर चर्चा भी चालू हो गई है, बहुत सारे नेता लोगों से, राजकीय पक्षों से भी हम मिले हैं। इतना ही नहीं, अभी जो माननीय राष्ट्रपति जी है प्रतिभा पाटिल, उनके पास भी हमने एक कार्यक्रम करवाया है, तो उनको भी हमने ये प्रेजेंटेशन दिया है, सारी सिस्टम वहाँ पे समझा के बताई है। उस समय अडवाणी जी भी थे, सुषमा स्वराज भी थे, यशवंत सिन्हा जी भी थे, और बहुत सारे कई नेता थे जिन्होंने ये बहुत सराहाया है। उनका कहना है कि हाँ, ये एक ही सिस्टम ऐसा है कि जो अगर भारत में लागू हो गई तो इस भारत देश से करप्शन जो आज आप देख रहे हैं, कलमाड़ी का नाम आ गया, इसका नाम आ गया, उसका नाम आ गया, सबका, ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा, और इस देश में पैसा ही पैसा आ जाएगा। जी, नहीं, लेकिन करप्शन की बात तो लोगों के समझ में आ गई, टेररिज्म से कैसे जोड़ रहे हैं आप? हाँ, टेररिज्म में देखो, टेररिज्म कोई भी हालत में पैसे से ही होता है। देखिए, अगर मैंने आपको कुछ बोला है कि भैया टेररिज्म के लिए आप एडमिट हो जाओ और यहाँ जाके इस देश में अगर हल्ला कर दो, तो उसके लिए पैसा लगेगा, क्योंकि बंदूक देनी है तो भी पैसा लगेगा, आपको जाना है तो भी पैसा लगेगा, रहना है तो भी पैसा लगेगा, खाना है तो भी पैसा लगेगा। ये पैसे से रिलेटेड है, और सारी पैसा आज कैश सिस्टम में हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स है, बराबर है, क्योंकि ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है, इसलिए ब्लैक मनी से सारा ये इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी उसको बोलते हैं, वो चल रही है। लेकिन जब ये सिस्टम आ जाएंगी, जब 1000 रुपए की नोट ही नहीं रहेंगे, 500 की नहीं रहेंगे, 100 की नहीं रहेंगी, तो 50-50 रुपए कब तक बांटते रहेंगे? वो तो उसको बैंक में जाना ही पड़ेगा, और एक बार बैंक में चला गया तो उस पर वो टैक्स तो लगेगा। तो पकड़ में भी आएगा कि मान लो टेररिज्म करना भी है, बैंक के थ्रू भी करना है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन किसने की, क्या की, किसको पैसा, किसने पैसा दिया, किसको मिला, ये सारा ट्रेस आउट हो जाएगा, और वो उसमें टैक्स भी मिलेगा। जी,
लेकिन ये जो रेट ऑफ टैक्स है ये 2% जो रखा गया है, इसके पीछे क्या मानसिकता नहीं, है? 2% नहीं है ये, ऐसा उसका कारण, हाँ फॉर एग्जाम्पल था वो, लेकिन आज 2% हम इसलिए बोल रहे हैं कि आज के जमाने में फिर से वो सर्वे के हिसाब से 18 से 19% लोग ही बैंक में जा रहे हैं, बाकी सारा का सारा व्यवहार इस देश में हो रहा है कैश में। तो 18% अगर लोग बैंक में जाते हैं, अगर आप 20 भी पकड़े तो 80% नहीं जाते। जी बराबर है। अगर 20% वहां पे चले गए बैंक में, तो 20% जितना बैंकिंग करते हैं एक साल में, उस पे अगर 2% निकाला तो आज के बजट से ज्यादा हो जाता इकट्ठा। अगर मान लो कल ये 20% का अगर 40% हो गया, तो हो सकता है ये 2% का हम 1% कर देंगे। हो सकता है कि अगर ये 20% का 40 से अगर 60% हो गया, तो हो सकता है ये आधे टक्के भी आ जाए। लेकिन इसका हमने कैलकुलेशन किया बड़ा तौर पे कि अगर सारा बैंकिंग होता है, सब कुछ होता है, तो भी हमको लगता है कि 0.7% विल बी द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। उससे ज्यादा करना जाती हो जाएगी। ये इनिशियली प्रस्ताव 2%, इनिशियल प्रस्ताव 2% का, और इवेंचुअली ये रिड्यूस होगा, ये बढ़ेगा नहीं। जबकि आपने देखा होगा कोई भी टैक्स सिस्टम में हमेशा टैक्स बढ़ता है, कम नहीं होता है। अगर एक कम हो गया दूसरा बढ़ेगा, दूसरा कम हो गया तो तीसरा बढ़ेगा। हमारे सिस्टम में हम ऐसा बोलेंगे कि नहीं, एक बार हमने बोल दिया 2% तो उससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। जी, अगर ये अल्टरनेट टैक्स सिस्टम की अगर बात करें, कहीं प्रयोग में लाया जा रहा है क्या? जी जी बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये प्रयोग आपको मालूम नहीं होगा शायद, ये भारत देश में हुआ है। जी, ये भारत देश में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम से हुआ था, जो कि 2001 में बंद हो गया। जी, ठीक है, उस तहत वो था 0.07%। हाँ। और उसमें से इतना था कि जितने भी बैंक से ट्रांजैक्शन शेयर्स की होती थी, उसके ऊपर वे टैक्स लगाते थे। सरकार ने 100 रुपए अगर उसमें अगर उत्पन्न चाहा होगा, तो सरकार को 142% मिल गया। मतलब हमेशा सरकार ने जितना भी एक्सपेक्ट किया था बजट में, बजटरी, उससे सरकार को ज्यादा ही मिला है। इसका मतलब है जितना बैंक में गया उसका डिडक्शन हो गया, तो ऑटोमेटिक रिकवरी हुआ, और उसके लिए सरकार को कोई भी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बैंक ने रिकवर करके दे दिया। बराबर। तो खुद भारत में ही ऐसा ट्रांजैक्शन जो सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पर है बैंकिंग की, वही नेटवर्क के काम आ गई। जी जी बिल्कुल, बस इतना ही है कि हो सकता है कि शायद हमको नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ानी पड़ेंगी हर बैंक की। वो एक पॉलिसी मैटर के हिसाब से अपन कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज आपको बता सकूंगा मैं कि ये जब हमने प्रणब मुखर्जी साहब से बात करी थी, तो प्रणब मुखर्जी साहब ने पिछले साल के बजट में एक चीज अपने बजट में इनकॉर्पोरेट कर दी। उन्होंने एक चीज कहा, बहुत हाईलाइटेड चीज है वो, कि भारत में जितने भी गांव है जिसकी लोक संख्या 2000 या 2000 से ज्यादा है, ऐसे हर गांव में कम से कम एक बैंक पहुंचना चाहिए। जी। ये हम पॉजिटिव स्टेप समझ रहे हैं हमारे लिए इस प्रपोजल के लिए, क्योंकि हमारा सारा जो सिस्टम है वो सारा का सारा सिस्टम बैंक पे डिपेंड है, क्योंकि एक एजेंसी तो लगेगी कोई ना कोई। तो हमने बैंक को ही बोला, क्योंकि बैंक में सभी आम आदमी जाते हैं, उनके लिए रूटीन हो गया है। डिपार्टमेंट में जाने को डरते हैं, लेकिन बैंक में जाने को कोई डरेगा नहीं। चलो मैं उसके ऊपर आता हूँ। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।